हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है गाइस क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, जो हमारी लास्ट वीडियोस हैं उनमें हमने बात की थी किसके बारे में गाइस, जो हमने कुछ टॉपिक्स आपके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के कवर किए हैं। ठीक है गाइस, अब आज का एक लेक्चर और कल का दूसरा लेक्चर जिसमें आपका हिस्ट्री का तकरीबन 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में से पूछा गया है। ठीक है, सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूं। ठीक है, वो बातें क्या हैं? सबसे पहले, अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, और अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो गाइस आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर स्टोर पर जाइए और वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, और इंस्टेंटली मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर देता हूं व्हाट्सएप पे। ठीक है गाइज, ये बात हमारी एक हो गई। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हमारी ये है कि गाइज इसके साथ साथ हमारी जो दूसरी क्लासेस लगती हैं गाइज, ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारी दूसरी क्लासेस लगती हैं तो आप उनको भी गाइज देख सकते हो गाइज। तो क्या है, 1 बजे आपको मिल जाएगी मुकेश सर, वहां पे साइंस कवर करवा रहे हैं आपको। उसके बाद 3 बजे आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी इकोनॉमिक्स की, जो कि सलीम सर यहाँ पर आज आपको क्या कवर करवाएंगे, रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट का पार्ट फर्स्ट कराएंगे। ठीक है गाइज, तो ये थी मेरी दूसरी बात। ठीक है, तो गाइज और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पे डिपेंड करता है, करना है कर लीजिए, नहीं करना है सो गाइज हम फोर्स नहीं करते। ठीक है गाइज, अगर आपको अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो गाइज आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है गाइज, तो करते हैं आज का वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। ज्यादा टाइम हम यहाँ पर फालतू नहीं बोलेंगे अब। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज, मैं हूं रोहित। वीडियो देखेंगे यहाँ पे। आज हम बात करेंगे इसमें जो आपका हिस्ट्री का टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्विट इंडिया मूवमेंट जो शब्द है यहाँ पर ये किसने बोला था? गांधी ने यहाँ पर कॉल दी थी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। सबसे पहले आपको याद रखना है कि किसने यहाँ पर क्विट इंडिया बोला था। ठीक है, ये कॉल किसने यहाँ पर दी थी? तो आप नाम याद रख सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था क्विट इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत को छोड़ो। ठीक है, कहा था कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिशर्स आप भारत छोड़ो। तो उन्होंने ये कॉल कब दी थी? 8 अगस्त 1942 को उन्होंने ये कहा था। ठीक है गाइज, ओके। और इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बात कही थी कि डू आर डाई। ठीक है, वो भी इसी टाइम उन्होंने कहा था, गांधी जी ने ही कहा था। डू आर डाई किसने कहा था? ये भी गांधी जी ने ही कहा था, करो या मरो। ठीक है गाइज, ये हो गया हमारी इसकी इंट्रोडक्शन। अब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने के पीछे कुछ रीजन रहे थे। ठीक है, वो क्या रीजन थे? फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है, जो यहाँ पर क्रिप्स मिशन आया था उसके जो प्रपोजल थे उसका फेलियर होना। ठीक है, उससे जो क्या हुआ, लोग जाग गए, इंडियन जाग गए, जिन्होंने ये सोचा, जिनको उसके बाद ये रियलाइज हुआ कि ब्रिटिश लैक ऑफ विल टू कंसीड टू द डिमांड ऑफ इंडिया। अब जो ब्रिटिशर हैं वो यहाँ पर इंडियंस के डिमांड को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, इंडियन की डिमांड को वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? इंडिया डिसकंटेंट ऑफ द वर्ल्ड वार हार्डशिप। ठीक है, इंडिया का जो डिसकंटेंट था, इंडियंस की जो नाराजगी थी, ठीक है, वर्ल्ड वार की हार्डशिप के ऊपर। यानी कि आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हुआ था। ठीक है गाइस, तो ये उनकी दूसरी यहां पर उनके साथ नाराजगी थी। तो ये मूवमेंट शुरू होती है 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू होती है? 8 अगस्त 1942 को ये मूवमेंट शुरू होती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? प्रायर टू द लॉन्च ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, इस मूवमेंट के लॉन्च के पहले जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, जितने भी प्रोमिनेंट लीडर थे, मैन लीडर थे, महात्मा गांधी को जोड़कर उनके साथ साथ उन बाकियों को भी अरेस्ट कर दिया गया था। और ये मूवमेंट जो है लीडरलेस हो गई थी, क्योंकि इसका कोई लीडर ही नहीं बचा था। ठीक है, क्योंकि सारे लीडर जो है वो उनको कैद कर लिया गया था। कॉमन मैन टुक द मूवमेंट इन देयर हैंड्स। जो यहाँ पर कॉमन लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट को अपने हाथों में लिया। ठीक है, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी वर अटैक्ड। यहाँ पे जो अथॉरिटी के सिंबल्स थे उनके ऊपर गाइज क्या किया गया? उनके ऊपर अटैक्स किए गए। ठीक है, पैरेलल गवर्नमेंट्स इन बालिया, तुमलुक, सतारा व लांच। यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट जो है कहाँ पे? बालिया, तुमलुक, सतारा, उनको वहां पर लॉन्च किया गया। पब्लिक वेंट ऑन रैम्पेज। पब्लिक ने यहाँ पे क्या है? तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। द मूवमेंट विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। तो इस मूवमेंट में क्या है? जो वर्कर्स हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, विमेन्स ने भी पार्टिसिपेट किया, यूथ्स,
कम्युनिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो गाइस इन सब ने यहाँ पर क्या किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है लेड इवेंचुअली टू द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो आखिरकार क्या है यहाँ पर इंडिया के लिए क्या हो गया, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हो गई क्विट इंडिया मूवमेंट के आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जल्दी ही नहीं हुआ लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन इस मूवमेंट के बाद जल्दी क्या हो गया, इंडियन के लिए इंडिपेंडेंस के रास्ते खुल गए। अब हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करते हैं गांधी जी के फास्ट की, इनमें से एक क्वेश्चन मतलब बन जाए। ठीक है, कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इनको हम छोड़ेंगे, इनको हम कवर जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं सब हम गांधी जी ने हड़तालें कब कब की, कौन सी हड़तालें, लेकिन भूख हड़तालें। कौन सी हड़तालें गाइस, भूख हड़तालें गांधी जी ने कब कब की, गांधी जी ने फास्ट कब कब रखे। इन फरवरी 1943 फरवरी में गांधी ने क्या किया, started a fast as an answer to an exhortation by the government to condemn violence। ठीक है, the first was directed against the violence of the state। अब देखिए सबसे पहले 1943 फरवरी को गांधी ने अपने फास्ट शुरू किए। क्यों, वो जवाब देना चाहते थे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट जो है क्या कर रही थी, यहाँ पर वायलेंस कर रही थी। ठीक है, गवर्नमेंट लोगों को तंग कर रही थी, उस वायलेंस को कंडेम करने के लिए। ठीक है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही थी, गांधी जी ने सबसे पहला फास्ट शुरू किया 1943 में। ठीक है, तो ये फास्ट जो था उन्होंने, जो यहाँ पे स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा था, ठीक है, जो स्टेट पे वायलेंस हो रहा था उसके खिलाफ उन्होंने ये फास्ट रखा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलर रिस्पांस टू द न्यूज ऑफ द फास्ट वाज इमीडिएट एंड ओवरवेलमिंग। ठीक है, जो पॉपुलर रिस्पांस जो होता है किसको, न्यूज ऑफ द फास्ट, इस फास्ट की न्यूज जो है पॉपुलर रिस्पांस ये था। ठीक है, बहुत ही इमीडिएट यहाँ पे रिस्पांस इसका आया, इनके फास्ट का। प्रोटेस्ट वेर ऑर्गेनाइज्ड एट होम, यहाँ पे घर पर भी प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया, बाहर भी इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया। हड़ताल के उससे हड़तालें हो गई। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए। ठीक है, स्ट्राइक्स हो गई। 3 मेंबर्स ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिजाइन। ठीक है, इससे क्या हो गया, जब उन्होंने फास्ट रखा तो जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके 3 मेंबर्स ने गाइस यहाँ पर रिजाइन कर दिया। ठीक है, अपने ऑफिस को यहाँ पर छोड़ दिया। ठीक है, द फास्ट अचीव्ड द फॉलोइंग। अब उनके फास्ट से क्या क्या चीजें यहाँ पर आई, क्या क्या चीजें यहाँ पर अचीव हुई। पब्लिक मोरल वाज रेड, जो पब्लिक का मोरल है वो थोड़ा सा बढ़ गया। एंटी ब्रिटिश फीलिंग वाज हाइटेंड, यानी कि एंटी ब्रिटिशर के खिलाफ की फीलिंग जो है वहां पे उनको क्या मिली, उनको वो थोड़ा स्ट्रेंथन हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। एंड अपॉर्चुनिटी वाज प्रोवाइडेड फॉर पॉलिटिकल एक्टिविटी, यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करी गई। गवर्नमेंट की जो हाई हैंडेडनेस थी उसको यहाँ पर एक्सपोज कर दिया गया। ठीक है, ये सब चीजें कहां से हम अचीव होती है, जब गांधी जी फास्ट रखते हैं। ठीक है, तो गांधी गॉट द बेटर ऑफ हिज अपोनेंट्स एंड रिफ्यूज टू ओब्लाइज बाई डाइंग। ठीक है, तो गांधी को क्या हुआ, गांधी को यहाँ से उसके अपोनेंट से भी यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस आया। ठीक है, तो गाइज ऑन 23 मार्च 1943, तो गाइज याद रखिएगा इस डेट को, 23 मार्च 1943 पाकिस्तान डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो गाइज एक क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछना चाहता हूं आपको। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जो पाकिस्तान की जो टर्म है सबसे पहले ये किसने यहां पर दी थी। ठीक है, पाकिस्तान टर्म जो है सबसे पहले यहां पर किसने इसको कॉइन किया था, ये किसने टर्म दी थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं फेमाइन ऑफ 1943। थोड़ा हम 1943 के फेमाइन के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हॉरर एंड इनकॉन्वीनियंसेस ऑफ वार वर इंक्रीज्ड बाय द फेमाइन ऑफ 1943। ठीक है, हॉरर, डर, इनकॉन्वीनियंसेस ऑफ वार की इनकॉन्वीनियंसेस, ठीक है, ये बढ़ गई जब यहाँ पे 1943 का क्या आया, यहाँ पे फेमाइन आया, अकाल आया। ठीक है, फेमाइन क्या होता है, अकाल, जब यहाँ पे खाने को कुछ नहीं होता है, बारिश नहीं लगती है, बहुत सारी चीजों में यहाँ पे दिक्कतें आती हैं। ठीक है, द वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज, जो यहाँ पे सबसे बुरी तरीके से इस फेमाइन का जहां पर असर हुआ था वो कौन सी साइड हुआ था, साउथ वेस्ट बंगाल में हुआ था। ठीक है, तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर रीजन में ये हुआ था, ढाका में हुआ था, फरीदपुर, टिपेरा एंड नोखाली। ठीक है, इन जगहों पे इस फेमाइन का असर बहुत ही बुरे तरीके से हुआ था। अराउंड यहाँ पर 1.5 से लेकर 3 मिलियन पीपल यहाँ पर पैरिश हो गए थे। ठीक है, बेसिकली ये क्या था, बेसिकली ये मैन मेड फेमाइन था। अब ये फेमाइन कैसे आया, चलिए अब ये फेमाइन कैसे आया, जब हम यहाँ पे ड्रेन थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब उसकी वहां पर लगेगा आपको कि ये फेमाइन कैसे आया। ठीक है, तो एपिडेमिक्स, और यहाँ पे जो एपिडेमिक्स फैला, मलेरिया, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स,
माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, लोग भूख से मर रहे थे, कुपोषण का शिकार हो रहे थे, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने इतनी खस्ता हालत कर दी थी हमारे हिंदुस्तान की, हमारे भारत की, कि लोग क्या हो गए थे, लोग पैरिश हो रहे थे, ठीक है। ये आदमियों का बनाया हुआ फेमाइन था। एक तो होता है कुदरती नेचुरली जो फेमाइन आता है, ये वो वाला फेमाइन नहीं था गाइज। ये हमारा क्या था, ये गाइज, ये जो फेमाइन था इट वॉज मैन मेड, ठीक है, इट वॉज मैन मेड फेमाइन। ओके गाइज, लेट्स मूव द फंडामेंटल काज ऑफ द फेमाइन। अब यहां पे देखते हैं कि इस फेमाइन के, इस अकाल के जो फंडामेंटल काजेस थे वो क्या रहे थे, ठीक है। द नीड टू फीड अ वास्ट आर्मी डाइवर्टेड फूड स्टफ। अभी देखिए उस वक्त क्या चल रहा था, जंग चल रहा था। सबसे पता है कि आपको पता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, ये कब शुरू हुई थी, 1939 में शुरू हुई थी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, जितना भी यहां पे ये वास्ट आर्मी वहां पर जंग लड़ रही थी, तो वहां से खाना जो है सब उनके लिए यहां पर जाने लगा, ठीक है। एक रीजन ये हो गया, राइस इंपोर्ट्स फ्रॉम बर्मा एंड साउथ ईस्ट एशिया हैड बीन स्टॉप्ड। जो यहाँ से राइस कहां से आते थे, बर्मा यानी कि म्यांमार से, और साउथ ईस्ट एशिया से जो राइस यहाँ पर आते थे वो क्या हो गए, वो आना बंद हो गए। तीसरा रीजन ये था, द famine गॉट एग्रेवेटेड बाय ग्रॉस मिसमैनेजमेंट एंड डेलिब्रेट प्रॉफिटरिंग, rationing methods were belated and were confined to big cities। अब इसका कहने का ये मतलब है कि ये फेमाइन एग्रेवेटेड ऐसे हुआ, इस तरह से बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे मिसमैनेजमेंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। डेलिब्रेट प्रॉफिटरिंग यानी कि लोग अपने अपने प्रॉफिट की बारे में सोच रहे थे, ठीक है, जो भी यहाँ पर उस चीज को यहाँ पे कर रहे थे, उस चीज को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, जो चीज का ध्यान रख रहे थे। राशनिंग मेथड वेर बीलेट, जहाँ पर राशनिंग का मेथड था उसको बीलेट करने लगा, मतलब वो मेथड लेट से वहां पे लोगों के पास राशन पहुंचने लगी। एंड कन्फाइंड टू बिग सिटीज, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी तो वहीं पर ही राशन गाइज मिलता था, ठीक है। तो ये था हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से रीजन जो फेमाइन ऑफ 1943 में बहुत ज्यादा यहाँ पर अकाल आया था। कौन से रीजन में मैंने आपसे बात की, मैंने आपको कहा कि जो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन थे, जो साउथ वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा ये अकाल पड़ा था, ठीक है गाइज। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि सी राजगोपालाचारी फार्मूला क्या था। मार्च 1944 में सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला यहां पर दिया। थोड़ा सा उस फार्मूला के बारे में हम जानते हैं, उसका क्रक्स जानते हैं कि वो फार्मूला क्या था, ठीक है। अभी यहां पर यह फार्मूला था कि लीग शुड इमीडिएटली सपोर्ट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, ठीक है। जो मुस्लिम लीग है उसको इमीडिएटली, उसको फौरन यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। एंड कोऑपरेट इन इंटरिम गवर्नमेंट आफ्टर वार, और जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें उसको क्या करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए जैसे ही वार खत्म हो जाए। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको यहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो क्या है, क्या करना चाहिए, उसको एक्सरसाइज कर, जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको उनको एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, उसको शुरू करना चाहिए। इन केस ऑफ पार्टीशन अगर हो, कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टिसिपेशन कॉमन सेंटर जो रहेंगे, डिफेंस रहेगा, कॉमर्स रहेगा और कम्युनिकेशन यहां पर रहेंगे। तो जिन्ना ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, एज ही वांटेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी। तो जिन्ना क्या चाहता था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस क्या कर रहे, जो उसकी जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। इसलिए उसने सी राजगोपालाचारी के फॉर्मूला को क्या कर दिया, यहां पर रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया, ठीक है। इसके बाद गाइज एक और चीज हमारे पास यहां पर आती है। तो गाइज देसाई लियाकत पैक्ट जो होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास 1945 में। अब ये देसाई कौन होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पर देसाई होते हैं, इनका पूरा नाम यहाँ पर जान लीजिए गाइज, इनका पूरा नाम क्या है, भूला भाई, ठीक है। क्या नाम है इनका, भूला भाई देसाई, ठीक है। एंड लियाकत अली, ठीक है। ये देसाई जो थे ये कांग्रेस के थे, ठीक है, और लियाकत जो है वो मुस्लिम लीग के थे, ठीक है गाइज। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने की नॉमिनीज यहाँ पर क्या होगा, इस पैक्ट के अंदर क्या बताया गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो यहाँ पर नॉमिनीज हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। कहां पर, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यहां पर दी जाएगी। एंड 20% ऑफ सीट्स जो हैं, वो जो 20% सीट्स हैं उनको माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो गाइज ये था हमारा देसाई लियाकत पैक्ट, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्या पूछते हैं, ये नहीं पूछते बल्कि आपसे ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछते हैं और ये बोलते हैं कि
20% सीट जो है माइनॉरिटीज के लिए रखी गई थी, और कांग्रेस और लीग ने ये कहा था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन उनको मिलेगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में। तो ये कौन से पैक्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है, ठीक है। आपके पास कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको वहां पे क्या करना है, इसको पॉइंट आउट करना है कि ये किस चीज के बारे में बताया गया है, ठीक है गाइस। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा वेवल प्लान के बारे में, ठीक है। वेवल प्लान जो है शिमला कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, कब हुई थी, जून 1945। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ठीक है। ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है किसके बगैर, वहां पर गवर्नर जनरल भी नहीं होते हैं और कमांडर इन चीफ भी नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर बताया जाता है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम, इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है हिंदू कास्ट के लिए और मुस्लिम कास्ट के लिए, ठीक है, क्या दी जाएगी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, वांटेड ऑल मुस्लिम टू बी इट्स नॉमिनीज। अब मुस्लिम लीग चाहती थी कि जितने भी उसके मेंबर हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, वो सब इसके नॉमिनीज हों, और वहां पर ये एक कम्युनल वीटो चाहती थी, क्लेम करती थी कि हमें एक कम्युनल वीटो चाहिए, कहां पर, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ठीक है। तो कांग्रेस ने क्या किया, यहां पे कांग्रेस अपोज टू इट, कांग्रेस इसके खिलाफ हो गई, ठीक है। बीइंग टू इट बीइंग पेंटेड प्योरली अ कास्ट हिंदू पार्टी, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा वेवल प्लान, जहां पे ये बताया गया था कि हिंदूज और मुस्लिम की कास्ट को यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, लेकिन मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें क्या चाहिए, कम्युनल वीटो चाहिए, जिसके ऊपर कांग्रेस ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दी, ठीक है गाइस। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं सुभाष बोस के बारे में और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, सॉरी कांग्रेस नहीं, आर्मी के बारे में, ठीक है। अब देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी जो है, इसकी जो यहाँ पर ओरिजिन होती है वो होती है मोहन सिंह का सबसे बड़ा यहाँ पर रोल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रोल होता है, याद रखना, मोहन सिंह सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी का आता है। अब हम इतना देखेंगे नहीं कि उस फेज में क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है कि सुभाष चंद्र टेक्स ओवर फ्रॉम रास बिहारी बोस, ठीक है। रास बिहारी बोस के बाद यहाँ पर इसका जो ये आ जाती है किसके हाथ में, सुभाष चंद्र बोस के हाथों में आ जाती है इंडियन नेशनल आर्मी की कमान, ठीक है। उसके बाद अब इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या यहाँ पर अचीव किया, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंडिया की साइल में, यानी कि भारत की मिट्टी में, भारत की जमीन में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे फ्लैग को हॉइस्ट किया, झंडा लहराया, ठीक है। रिट्रीट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी विद जापानीज विद द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या किया, जापान का रिट्रीट किया, ठीक है। ये कुछ अचीवमेंट थी इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, इतना याद रखिएगा आप। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसने निभाया है, इंपॉर्टेंट रोल निभाया है यहाँ पर किसने गाइस, आप कमेंट बॉक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूं, मोहन सिंह ने निभाया था। किसने, मोहन सिंह ने। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। कैबिनेट मिशन जब यहाँ पर आया, उसके क्या प्रपोजल थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस ये जानने से पहले आप एक बात जान लीजिए, कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन प्लान जो है इंडिया में कब आता है, तो गाइस डेट रखेगा याद, 1946, ठीक है। सबसे पहले इसके प्रपोजल क्या है, इन्होंने पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ जो एग्जिस्टिंग यहाँ पर असेंबलीज थी, उनके 3 सेक्शंस बनाए, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड 3 सेक्शन, ठीक है। तीसरा प्रपोजल ये था कि जो 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव है, ठीक है, 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्ट प्रोविंस में होगा, प्रिंसली स्टेट्स में होगा, एंड यूनियन लेवल प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी। किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट करने के लिए 3 टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर होना चाहिए। कहां पर, एक इन्होंने बताया था इसमें क्या कहां पर होगा, एक इन्होंने बताया कि एक प्रोविंसेस में होगा, जो दूसरा होगा वो हमारा होगा प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। तीसरा इन्होंने यहां पर बात की जो कहां पर होगा, यूनियन लेवल की प्रोविंशियल असेंबलीज यहां पर होंगी, ठीक है। ये बताया हमारे कैबिनेट मिशन के प्रपोजल में। तीसरी बात फिर यहां पर बताया कॉमन सेंटर फॉर डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। बताया कि डिफेंस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए एंड एक्सटर्नल अफेयर के लिए कॉमन सेंटर होना चाहिए, ठीक है। इन 3 चीजों के लिए एक सेंटर होना चाहिए, ठीक है, जहां से इसको क्या किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, डिफेंस को, कम्युनिकेशन को एंड एक्सटर्नल अफेयर्स को, ठीक है। ये बात कही गई। उसके बाद प्रोविंसेस टू हैव ऑटोनॉमी एंड रेजिडुअल पावर,
प्रोविंसेस के पास क्या होगी, ऑटोनॉमी होनी चाहिए और उनके पास रेजिडुअल पावर भी होनी चाहिए, जो बची हुई पावर है वो भी उनके पास होनी चाहिए। प्रिंसली स्टेट्स फ्री टू हैव एन अरेंजमेंट, तो प्रिंसली स्टेट जो है उनके पास क्या होना चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए हैव एन अरेंजमेंट विद द सक्सेसर गवर्नमेंट और द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो प्रिंसली स्टेट जो है वो फ्री होनी चाहिए, वो उसको आजादी होनी चाहिए, ठीक है, वो आजाद होनी चाहिए, ठीक है, कि वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको क्या कर सके, उसके लिए अरेंजमेंट कर सके। इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में ए प्रोविंस फ्री टू कम आउट ऑफ द सेक्शन और द यूनियन, अगर फ्यूचर में प्रोविंस जो है क्या करे, वो बाहर आए उस सेक्शन से, फ्री टू कम आउट, प्रोविंस क्या है, फ्री है किसके लिए, उस सेक्शन से या उस यूनियन से बाहर आने के लिए प्रोविंस जो फ्री होनी चाहिए। मीनवाइल इसी दौरान क्या हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसी दौरान क्या हुआ कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई। आप कुछ इंटरप्रिटेशन जान लेते हैं यहाँ पे इसकी, सो किस तरह से यहाँ पर इंटरप्रेट किया। तो कांग्रेस ने कल क्या क्लेम किया, दैट द ग्रुपिंग वाज ऑप्शनल, ग्रुपिंग जो थी वो ऑप्शनल थी, व्हाइल द लीग थॉट दैट द ग्रुपिंग वाज कंपलसरी। यहां पर कांग्रेस ने क्लेम किया कि ग्रुपिंग जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन लीग सोचती थी कि ग्रुपिंग जो थी वो कंपलसरी थी, ठीक है। मिशन डिसाइडेड दैट द मैटर इन द लीग्स फेवर, ठीक है, तो मिशन ने डिसाइड किया कि ये मैटर जो है लीग के फेवर में होगा। एक्सेप्टेंस, ठीक है, लीग फॉलोड बाय कांग्रेस, पहले इसको लीग ने एक्सेप्ट किया, बाद में इसको कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्टेड कैबिनेट मिशन प्रपोजल इन जून 1946, तो जून 1946 में यहाँ पर इसको जो कैबिनेट मिशन की प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद क्या डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई, तो उनको हम थोड़ा डेट वाइज यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जुलाई 1946 में क्या हुआ, लीग विड्रीव फ्रॉम द प्लान, लीग ने इस प्लान से विड्रीव कर दिया। जब नेहरू ने एक प्रेस स्टेटमेंट कहा एंड गेव ए कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन, तो उसने वहां पर डायरेक्ट एक्शन के लिए कॉल की, किसने, नेहरू ने। उस वक्त लीग ने यहां से विड्रीव कर लिया फ्रॉम 16 अगस्त 1946। उसके बाद क्या हुआ आगे, सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई जिसका हेड बनाया गया नेहरू को, ठीक है। उसके बाद 1946 अक्टूबर 1946 में लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है, एंड फॉलोज एन ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच, और उन्होंने यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच यहाँ पर फॉलो की, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे उनके कामों को। उसके बाद फरवरी 1947 में क्या हुआ, कांग्रेस मेंबर जो हैं उन्होंने यहाँ पर डिमांड किया रिमूवल ऑफ लीग मेंबर, तो कांग्रेस ने जो मेंबर थे उन्होंने डिमांड किया कि इसमें से हमें इंटरिम गवर्नमेंट में से लीग के मेंबर्स को क्या करना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। लीग ने क्या डिमांड किया, डिसोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 1947 में बनी थी, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। ये किसने कहा, ये कहा लीग ने, और कांग्रेस ने कहा कि लीग के मेंबर को यहां से रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको हम खत्म करने की कोशिश ही करेंगे, ठीक है। एटली ने क्या स्टेटमेंट कहा, 20 फरवरी 1947 को कहा, एटली ने क्या कहा, क्लीमेंट एटली ने कहा कि जून 30 1948, उसने देखो क्या डेट कही थी, उसने कहा कि 30 जून 1948 को, ठीक है, ये क्या होगी, हमारी डेडलाइन होगी। इस वक्त हमारी पावर जो है वो सब ट्रांसफर हो जाएंगी, ठीक है, पावर जो है ट्रांसफर हो सकती है टू वन सेंटर आर इन सम एरियाज टू एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यहाँ पे पावर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जो एग्जिस्टिंग जो अभी वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन एरियाज में पावर ट्रांसफर हो सकती है, यानी कि अब हमारा राज यहाँ से खत्म होने वाला है। ये डेट यहाँ पर डेडलाइन किसने बता दी, जो यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था क्लीमेंट एटली, ठीक है गाइस। उसके बाद माउंट बैटन प्लान आता है हमारा, ये डेट याद रखेगा, ये पूछी जाती है, जून 3 1947, ठीक है, एक डेट आती है हमारे पास जून 3 1947। तो यहाँ पे इसको, ये माउंट बैटन प्लान यहाँ पर आता है। माउंट बैटन कौन होते हैं, ये हमारे गवर्नर जनरल होते हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल नहीं, उस वक्त के हमारे ये वाइस राय होते हैं, ठीक है गाइस। पंजाब एंड बंगाल असेंबलीज टू टेक डिसीजन ऑन पार्टीशन, तो पंजाब और बंगाल की जो असेंबलीज हैं, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, डिसीजन लिया पार्टीशन के ऊपर कि पार्टीशन होगी, ठीक है। सिंध टू टेक्स इट्स ओन डिसीजन, सिंध अपना डिसीजन खुद लेगी। रेफरेंडम जो होगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिलहेट डिस्ट्रिक्ट में होगा। रेफरेंडम क्या होता है, उनसे पूछा जाएगा, ठीक है, इनसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ जुड़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद
दो डोमिनियंस जो हैं इंडिया एंड पाकिस्तान वो क्रिएट की जाएंगी अगर पार्टीशन होती है तो, ठीक है। और उनमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज भी बनाई जाएंगी, ठीक है। फ्रीडम जो मिलेगी 15 अगस्त 1947 को मिलेगी। ये किसने बोला? ये माउंट बैटन प्लान जो आता है 3 जून 1947 को, ठीक है गाइज। उसके बाद 18 जुलाई 1947 को क्या होता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का क्या हो जाता है? उसके ऊपर रॉयल असेंट, उसके ऊपर ठप्पा लगता है रॉयल का, एंड इसको इंप्लीमेंट किया जाता है 15 अगस्त 1947 को इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। और हमारा देश ब्रिटिश के 200 साल के राज से बिल्कुल आजाद हो जाता है और इंडिया जो है हमारा क्या, इंडिया का वजूद आ जाता है, ठीक है। इंडिया वजूद में आ जाता है और उसके बाद क्या होता है गाइस? आगे इंडिया अपनी डेवलपमेंट की राह पर चलता है, ठीक है। यहां पर यह डेट याद रखेगा कि 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रॉयल असेंट मिला था और इसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को यहां पे इंप्लीमेंट किया था 15 अगस्त 1947 को। तो गाइस इसमें याद क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको याद करनी है। इसके साथ ही गाइस खत्म होता है यहां पर हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब हम कल से शुरू करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कल की वीडियो में हम खत्म करेंगे ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हम खत्म करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया। सो गाइस मैं आपको कह दूं कि आप हमारे जो बाकी वीडियोस हैं उन पर भी अच्छे से ध्यान दें क्योंकि वो भी आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होने वाली हैं। सो गाइस वीडियो खत्म करते, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।